Hello everybody. Welcome to iExamB. This is Amrita. I'm working as a law faculty over here and I'm going to discuss a very important topic from the subject of administrative law in this video today. But before we start with our discussion, I would like to mention that for such kind of updates relating to all the government exams, not only for legal but also for other government exams preparation, iExamB is one of the best platforms. Subscribe to our YouTube channel by pressing the bell icon. And also you can get more details and updates about all the government exams at hello@iexamb.com. This is our email ID. You can email us over here. You can call on this number anytime. And also you can visit the website www.iexamb.com. और एक छोटा सा अपडेट मैं आपको ये बताना चाहूँगी, कुछ यूज़र्स को, कुछ लोगों को कन्फ्यूजन्स जो भी हैं, इस iexamb.com के वेबसाइट पे आप जाके हमारे मॉक टेस्ट सॉल्व कर सकते हैं जो कि फ्री में अवेलेबल है. एंड इट इज़ ऑल फॉर फ्री. मॉक टेस्ट से आपको काफ़ी सारा आइडिया आ जाएगा एग्ज़ाम के बारे में भी एंड कोर्स के बारे में भी. अदर देन द मॉक टेस्ट्स, also you can go and activate our demo courses available. In the demo courses you will get a very brief idea about the course content and material, and you can know how iExamB can come at your help for government exams preparation as we make it easy over here. Now let's start with our discussion. जो टॉपिक आज मैं इस वीडियो में कवर करने वाली हूँ वो है डेलीगेटेड लेजिस्लेशन. Delegated legislation is one of the most important topics under the subject of administrative law. किसी भी legal exam के लिए सेबी हो, आरबीआई हो या कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम प्रिपरेशन अगर आप कर रहे हैं, उसमें आपके पास लॉ का सिलेबस है, तो उसमें जैसे कॉन्स्टिट्यूशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसके साथ ही एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का भी साउंड नॉलेज आपको होना चाहिए. और एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के सब्जेक्ट में डेलीगेटेड लेजिस्लेशन इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स आई वुड से फ्रॉम दिस सब्जेक्ट. इसलिए आपके कंसेप्ट इस टॉपिक से रिलेटेड क्लियर होने चाहिए, इसलिए वीडियो को एंड तक देखिए. अगर कोई डाउट्स है तो आप कमेंट सेक्शन में भी मेंशन कर सकते हैं. वी विल ट्राई टू कम अप विद रिजोल्यूशंस ऑन योर डाउट्स. One more update, we are having a Republic Day offer going on all the online courses available at iExamB. Flat 41% off अभी चल रहा है, तो आप ये कोड यूज़ कर सकते हैं. ये ऑफ़र जल्दी ख़त्म हो जाएगा. रिपब्लिक डे ऑफ़र है. एंड सेबी का भी ग्रेड ए का हमारे पास कोर्स है फॉर जनरल, लीगल, आईटी, रिसर्च, राजभाषा, सारी स्ट्रीम्स के लिए वी हैव कोर्स अवेलेबल. एंड उसके लिए फ्लैट 41% ऑफ अभी चल रहा है. So go and avail this offer and discount as soon as possible. Visit the website or call on this number for further details. अब जान लेते हैं डेलीगेटेड लेजिस्लेशन का मीनिंग. डेलीगेटेड लेजिस्लेशन इज एक्चुअली अ फंक्शन ऑफ द लेजिस्लेचर. रादर जो लेजिस्लेचर है, हमें पता है हमारे गवर्नमेंट में 3 विंग्स है, 3 ऑर्गन्स हैं, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी. तो लेजिस्लेचर का काम क्या है? लॉ बनाना. लॉ मेकिंग इज देयर प्राइमरी फंक्शन. बट कई बार ये जो लॉ मेकिंग फंक्शन है, जब लेजिस्लेटिव अथॉरिटी दूसरे ऑर्गन्स को एंट्रस्ट कर देती है, सौंप देती है फॉर सम रीजंस, तो वो जो लेजिस्लेशन निकल के आता है, जो लेजिस्लेशन बन के आता है बाय दोज अथॉरिटीज who are not actually the legislature or part of legislature, then that kind of legislation is known as delegated legislation. अब इसे delegated legislation क्यों कहते हैं? क्योंकि it is delegated to them by the legislature itself. legislature ने अपने हिस्से का जो काम है उसमें से थोड़ा सा काम सौंप दिया है दूसरे अथॉरिटी को, जबकि वो अथॉरिटी एग्जीक्यूटिव क्यों ना हो, एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी क्यों ना हो, लेकिन उसे थोड़ा सा लेजिस्लेशन का काम सौंप दिया जाता है बाय लेजिस्लेचर. तो उसे कहते हैं डेलीगेटेड लेजिस्लेशन. एंड जो डेलीगेटेड लेजिस्लेशन है, अब उसकी क्या कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी है, उसकी ज़रूरत क्या है, ये सब भी हम लोग डिस्कस करेंगे.
सबसे पहली बात तो कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी इसीलिए है क्योंकि जो हम सेपरेशन ऑफ पावर्स डॉक्ट्रिन फॉलो करते हैं इंडिया में, आई एम टॉकिंग अबाउट इंडिया एंड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, वो एक वाटर टाइट कंपार्टमेंट्स में नहीं है. वी आर वर्किंग not in watertight compartments with respect to the division of powers. जैसे यूएसए हो गया, इनके जो सेपरेशन ऑफ पावर्स की डॉक्ट्रिन है और जिसको वो प्रैक्टिकली अप्लाई करते हैं, दैट इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम दैट व्हाट वी फॉलो इन इंडिया. In India, separation of powers is not that rigid. Therefore, थोड़ा सा पावर इधर का उधर का इधर होता है. So this is what we have to keep in mind, and delegated legislation is an example of that only. Delegated legislation is a power which has been delegated, power to legislate which has been delegated, and the end product is the legislation which has been come into picture or which has been framed by the delegated authority. And in this subject for administrative law, the administrative authorities are going to come up with certain legislations for the purpose of administration. Delegated legislations for purpose of administration are actually what is covered under the scope of administrative law. Administration के लिए हम लोग पहले वेलफेयर स्टेट में पहले हम पुलिस स्टेट में थे तब ठीक था, बट नाउ वी आर अंडर वेलफेयर स्टेट. सो वेलफेयर स्टेट में काफ़ी सारे फंक्शंस हैं जो एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज़ को करने होते हैं. Now, what is the need of delegated legislation? It will be very clear. These are some of the sub points. इन सारे sub points को आपको ध्यान में रखना होगा because this is the basic कि क्यों हमें delegated legislation की ज़रूरत है. First of all, पार्लियामेंट के पास इतना टाइम नहीं है and parliament is overburdened. Parliament is overburdened with work. जैसा मैंने अभी आपको कहा that welfare state में इंसान के पैदा होने से लेके ग्रेवयार्ड तक की पूरी जिम्मेदारी स्टेट की है, फ्रॉम द कैडल टिल द ग्रेवयार्ड, ऐसा सेइंग भी है. सो अकॉर्डिंग टू दैट देर आर एन नंबर ऑफ फंक्शंस दैट आर टू बी डन. सो लेजिस्लेचर नीड्स सम हेल्प एंड सपोर्ट एंड सम अमाउंट ऑफ फंक्शंस ऑफ द लेजिस्लेशन हैव बीन delegated for this particular reason to administrative authorities. Then there are certain technicalities for which experts' opinions are required, and for that the members of legislation are always not having that expertise, so they can delegate that amount of legislative power to the experts. Then flexibility भी होनी चाहिए. Of course there has to be flexibility. Law cannot be rigid. Law is a dynamic feature, and if it is dynamic then in hand में कुछ situations होती है जो बाद में arise हो सकती है. Everything cannot be foreseen. You cannot just foresee everything. So for that reason flexibility has to be there and delegated legislation is required. Experiments भी हम delegated legislation से कर सकते हैं. Delegated legislation means what? The bylaws, the rules, regulations, etc. तो ये सब हम लोग experiment कर सकते हैं through these legislations, and on and off हम इसे चेंज भी कर सकते हैं, वेरी भी कर सकते हैं. दैट्स वाई दिस इज द रीजन, फ्लेक्सिबिलिटी एंड एक्सपेरिमेंट. देन एमरजेंसी में कुछ सिचुएशंस अराइज हो जाती हैं जो इमीडिएटली पार्लियामेंट तो हम नहीं जा सकते रातों रात. सो दोज नीड टू बी हैंडल्ड बाय द delegated legislation. So such power has to be delegated to the local authorities. Suppose for example collector के सामने कोई situation emergency में arise हो जाती है. collector कौन है? collector is an administrative authority. So he does not need to rush to the parliament to make any rule or any law at hand. He has to have that power of delegated legislation. कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन, अगेन अगर आप ये कलेक्टर का एग्जाम्पल समझोगे ना तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा. कुछ कॉम्प्लेक्सिटीज़ होती है मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन में, जैसे मैंने आपको कहा वेलफेयर स्टेट में उन्हें हैंडल करने के लिए लॉ मेकिंग पावर इन अथॉरिटीज़ के हाथ में होना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज दे आर मोर इन टच एंड मोर नियर टू द प्रॉब्लम्स, लोकल प्रॉब्लम्स. दैट इज़ द रीज़न दैट डेडिकेटेड लेजिस्लेशन हैज़ टू बी देयर with the administrative authorities. After seeing the need,
One example I would like to give you here is that in the words of a famous philosopher, Sir Cecil Saar, he has defined delegated legislation as a growing child who has been called upon to relieve the parents of the strain of overwork and is capable of attending to minor matters. While the parent manages the main business, some minor affairs, some minor matters that child can manage on his own. सो ये एक एग्जाम्पल है. यहाँ पे चाइल्ड है एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज और पेरेंट है पार्लियामेंट. यू कैन हैव दिस एग्जाम्पल. जैसे मैंने आपको कलेक्टर का एग्जाम्पल दिया. कलेक्टर हमेशा पार्लियामेंट के पास नहीं जा सकता कि यस मुझे लॉ बना के दो. कलेक्टर हैज टू मेक सर्टन पॉइंट्स एंड लॉज ऑन द पॉइंट इटसेल्फ इमीडिएटली. फॉर दैट रीजन ये जो ग्रोइंग चाइल्ड का एग्जाम्पल है, जो खुद के कुछ अफेयर्स हैंडल कर सकता है on his own with this tool of delegated legislation. अब delegated legislation तो दे दिया गया है. The power has been given for law making, but there have to be certain control mechanisms also to check the constitutionality of these legislations and make sure that there is no abuse of power. There has to be no abuse of power. This is very important point. If there is abuse of power by these delegated legislations by the executors, then this is not going to be fair and administrative law, rule of law के principles पे चलता है. So keeping all these points in mind, there are certain control mechanisms and this discretionary powers which has been delegated to administrative authorities that has to be placed under a control mechanism by the parliament itself. And there are three kinds of control mechanisms. Which are the three kinds of control mechanisms? Parliamentary control, procedural control and judicial control. ये तीन kinds of control mechanisms है which are actually a procedure to check delegated legislation. पार्लियामेंट्री कंट्रोल में क्या होगा? पार्लियामेंट्री कंट्रोल में कुछ तरीके के प्रोसीजर्स है फॉर लेइंग. देयर आर फर्दर 3 काइंड्स ऑफ प्रोसीजर्स: सिंपल लेइंग, नेगेटिव लेइंग एंड एफर्मेटिव लेइंग. अगर पार्लियामेंट के सामने वो आप बिल को ले करते हो या लॉ को आप ले डाउन करते हो, रिप्रेजेंट करते हो, तो ये 3 तरीकों से आप रिप्रेजेंट कर सकते हो पार्लियामेंट के सामने. एंड दीज 3 मेथड्स आर सिंगल, नेगेटिव एंड एफर्मेटिव. तो इसमें जो भी चेंजेस है वो पार्लियामेंट बता सकता है लेजिस्लेशन में एंड उसको एक तरीके से चेक कर सकता है या कंट्रोल कर सकता है. नेक्स्ट इज प्रोसीजरल कंट्रोल. प्रोसीजरल कंट्रोल में क्या होगा? फॉर एग्जाम्पल पब्लिकेशन, प्री पब्लिकेशन होना चाहिए उस लॉ का एंड सो ऑन. ऐसा प्रोसीजर बना दिया गया है कि जिससे ऑटोमेटिकली वो पब्लिक नोटिस में आ जाएगा दैट पर्टिकुलर लॉ और रूल एंड दैट कैन बी चेक्ड एट दैट पर्टिकुलर इंस्टेंस कि कोई अब्यूज ऑफ पावर तो नहीं हो रहा है. एंड जुडिशियल कंट्रोल, एवरीबडी नोज. जुडिशियल रिव्यू अनदर इम्पॉर्टेंट टॉपिक. इसके लिए हम एक सेपरेट वीडियो में डील करेंगे व्हाट इज जुडिशियल रिव्यू एंड एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में उसका क्या इंपॉर्टेंस है. जुडिशियल रिव्यू, अगर कुछ अनकॉन्स्टिट्यूशनैलिटी है या कोई डेलीगेटेड लेजिस्लेशन अल्ट्रा वायर्स है कॉन्स्टिट्यूशन को एंड सो ऑन, देन जुडिशियल कंट्रोल ऑफ डेलीगेटेड लेजिस्लेशन विल बी एप्लीकेबल. सो ये 3 मैकेनिज्म्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट कंट्रोल मैकेनिज्म्स है डेलीगेटेड लेजिस्लेशन पे. एंड दिस इज हाउ वी हैव एक्चुअली covered the topic of delegated legislation. One last point that I will mention over here is delegatus non potens delegare. इसका क्या मतलब है? ये मैक्सिमम भी कई बार क्वेश्चंस में पूछा जाता है. डेलीगेटस नॉन पोटेंस डेलीगेयर का मतलब क्या है? दैट द वन टू हुम पावर इज डेलीगेटेड कैन नॉट हिमसेल्फ फर्दर डेलीगेट दैट पावर. दैट मीन्स अगर आप किसी को डेलीगेशन का पावर दे रहे हो तो वो एक थर्ड पर्सन को वो पावर डेलीगेट नहीं कर सकता, क्योंकि उसके पास खुद के पास वो ओरिजिनल पावर नहीं है, उसे डेलीगेट किया गया है. बट देन व्हाट इज सब डेलीगेशन? सब डेलीगेशन का जो कंसेप्ट है दैट इज स्टिल अलाइव एंड दैट इज वर्केबल ऑल्सो इन आवर country. When administrative authorities are further delegating the power that has been delegated to them, it is known as subdelegation. Administrative authorities भी उनका कुछ रूल मेकिंग पावर डेलीगेट करती है. दिस इज वर्केबल एंड सब डेलीगेशन कहा जाता है इसे. सो डेलीगेटस नॉन पोटेंस डेलीगेट तो ये परमिट नहीं करता.
but it is allowed. Sub-delegation is allowed when the act is delegating the power to administrative authorities itself expressly allows that. मतलब अगर कोई पर्टिकुलर एक्ट है जो लेजिस्लेशन का पावर एक्सप्रेसली अलाउ कर रहा है, सो दैट इज ऑब्वियस कि उसके साथों साथ एक एंसिलरी पावर होगा सब डेलीगेशन का. That means sub-delegation is ancillary to delegated legislation. अगर delegated legislation है तो sub-delegation भी होगा ही. What is our object? To reach maximum number of people and solve their problems by making laws. तो जो लोकल लेवल पे लोग काम कर रहे हैं वो लोग सब डेलीगेशन के बिना ये काम नहीं कर सकते. So this is permissible and this is justified, though the maximum delegatus non-potest delegate does not allow that. But sub-delegation is ancillary to delegated legislation and it comes with the power of delegated legislation itself, and that is permissible. So such kind of process is it is ancillary, it is natural, and अगर आप उसे ऑब्जेक्ट करोगे तो आप अथॉरिटी जो है लेजिस्लेचर की, जो एग्जीक्यूटिव को दी गई है, एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज को दी गई है, वो ही आप सबवर्ट कर दोगे, क्योंकि आधा अधूरा पावर देके तो कोई फायदा नहीं है. This is what is all about delegated legislation, the concept, we have seen the meaning, need of delegated legislation, control mechanisms and sub-delegation. ये सारे concepts हमने इस short video में cover कर लिए हैं. इस तरीके से और भी videos के लिए you can write to us in the comment section of this particular video. We have expert faculty for legal at iExamB, and also you can contact us at the number that is seen on this particular screen. You can write to us at hello@iexamb, visit our website, and also you can subscribe to our YouTube channel. Don't forget rather to subscribe to our YouTube channel for further updates and such kind of content and strategy related videos at iExamB, as we make it easy over here. Thank you so much everybody.